अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके, सो हम लोग थायराइड कार्सिनोमा कर रहे थे जिसमें मैंने आपको ऑलमोस्ट पैथोजेनेसिस बता दी थी। अच्छा, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि पैथोजेनेसिस पे आपने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना। मॉर्फोलॉजी हमेशा हमेशा आती है। सिर्फ आपको जीन्स के नाम ज़रा याद रखने हैं कि एमसीक्यूज में आ जाए तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो आपसे पूछते हैं ना और जिससे आपका मतलब बनता है, सारा का सारा कहानी आपकी बनती है मैक्सिमम, वो मॉर्फोलॉजी है। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी अब हम करने लगे, वो बहुत अच्छे से करनी है। पैथोजेनेसिस में सिर्फ आपका मेडलरी कार्सिनोमा रह गया था। तो मेडलरी कार्सिनोमा की पैथोजेनेसिस कुछ ऐसी होती है कि मैंने आपसे कहा था शुरू में, आपको बताया था कि आपके जितने भी थायराइड के कार्सिनोमा है वो सारे के सारे फॉलिकुलर सेल से अराइज करते हैं एक्सेप्ट दिस मेडलरी वन, क्योंकि जो मेडलरी कार्सिनोमा है ना, ये अराइज करता है आपके पैराफॉलिकुलर सेल से। मैंने शुरू में भी आपसे जिक्र किया था कि आपके पास अगर थायराइड ग्लैंड है ये, एंड दिस इज अ फॉलिकल, तो फॉलिकल वो वाला पोर्शन होता है जो बेसिकली आपका थायराइड हार्मोन सिक्रीट करता है। और इस फॉलिकल के बिल्कुल साथ, इसके एपिथेलियम के साथ कनेक्टिव टिश्यू में वी हैव पैराफॉलिकुलर सेल्स, और वो पैराफॉलिकुलर सेल्स सिक्रीट करते हैं कैल्सिटोनिन। ठीक है, ये कैल्सिटोनिन क्योंकि कैल्शियम रेगुलेशन के साथ इसका ताल्लुक है, इसलिए इसको ज्यादा डिटेल में हम पैराथायराइड ग्लैंड के साथ पढ़ेंगे। सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि मेडलरी कार्सिनोमा तब होता है जब ये पैराफॉलिकुलर सेल्स जो है इनका फंक्शन खराब हो जाता है और कैल्सिटोनिन की सिक्रीशन में फर्क आता है, उसमें थायराइड हार्मोन का इतना ताल्लुक नहीं होता। सिवाय इसके कि जाहिर सी बात है कि आसपास थायराइड ग्लैंड है सारा, तो इफेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो स्टार्ट है वो पैराफॉलिकुलर सेल से होती है। और इसमें म्यूटेशन आती है आपके पास रेड प्रोटोऑन्कोजीन की। रेड प्रोटोऑन्कोजीन आपका एक ऐसा जीन है जो इनकोड करते हैं सेल साइकिल की बहुत सारे सेल साइकिल के प्रोडक्ट्स को तो नहीं, लेकिन आप समझ लें कि इट इज अ टाइप ऑफ लाइक प्रोटोन को जीन वो चीजें होती हैं जिन जीन्स में जरा सा भी चेंज आ जाए ना तो कैंसरस डेवलपमेंट हो जाती है। तो इसकी अगर लॉस भी हो जाए, यानी कि अगर इस जीन का लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए, यानी कि इसका कम एक्सप्रेशन होना शुरू हो जाए, तब हमारे पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिजीजेस बनेंगे, जैसे हर्शस्प्रंग डिजीज हो जाती है। और अगर इस जीन का गेन ऑफ फंक्शन हो जाए, यानी कि ज्यादा फंक्शनल हो जाए और ओवर एक्सप्रेशन स्टार्ट कर दे, तो हमारे पास और तरह की डिजीज होती है जिसमें मेडलरी कार्सिनोमा भी आता है। ठीक है, डिफरेंट और कैंसर्स भी होते हैं। तो बाहर इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटोन, बस इतना याद रख लेना है, नथिंग एल्स इज नीडेड। अब आते हैं हम अपनी मेन चीज पे, विच इज योर मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले पेपिलरी कार्सिनोमा से स्टार्ट करेंगे। अब पेपिलरी नाम से ही पता चलता है कि कोई पेपिल्ले टाइप चीज होगी। पेपिल्ले मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसे करके अगर एक चीज बाहर निकली भी होती है विद अ स्मॉल स्टॉक और आगे से गोल सी, उसको हम पेपिल्ला कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब पेपिलरी कार्सिनोमा भी अराइज फॉलिकुलर सेल्स से या फॉलिकुलर एपिथेलियम से ही कर रहा है। ठीक हो गया, मोस्ट कॉमन है, ये तो आपको पता है। अब इसमें सबसे पहले जो अगर आप ग्रॉसली बात करेंगे तो ग्रॉसली आपको वेल सर्कमस्क्राइब्ड नजर आएगा नॉर्मल हालात में। ठीक है, ये ज्यादा इतना इस तरह का नहीं होता कि बहुत ज्यादा इन्वेसिव हो, आपका ये वेल सर्कमस्क्राइब्ड होता है। एक नोड्यूल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकते हैं, मतलब इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि सॉलिटरी होगा या मल्टीफोकल होगा। मल्टीफोकल पेपिलरी कार्सिनोमास भी होते हैं, और कभी कभार आप उसको ग्रॉसली कट करते हैं ना, तब भी आपको छोटे छोटे पेपिलरी फोकाई यानी कि छोटी छोटी इस तरह की शक्लें बनी हुई मिलती हैं, कभी कभार, जरूरी नहीं है। अब माइक्रोस्कोपिक जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ऐसा है कि आपको मिलेंगे इसमें सबसे पहले ब्रांचिंग पेपिल्ले हर फॉलिकल के अंदर। अब वो पेपिल्ले किस तरह से होंगे, मैंने आपको जब पेपिलरी आई गेस मैंने आपको क्या पढ़ाया था जिसमें हमने कहा था पीछे जब मैं आपको पढ़ा रही थी अबाउट ग्रेव्स डिजीज, तो तब हमने जिक्र किया था कि ग्रेव्स डिजीज में क्योंकि बहुत तेजी से प्रोलिफरेशन हो रही होती है सेल्स की, तो हमने कहा था कि प्रोलिफरेशन फॉलिकल्स की इतनी तेजी से होती है कि वो सारे क्राउडेड हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे एक फॉलिकल के अंदर यूं पेपिलरी प्रोजेक्शंस बनी हुई हैं। लेकिन तब मैंने आपसे जिक्र किया था कि पेपिलरी प्रोजेक्शंस और असल में पेपिल्ले में डिफरेंस ये होता है कि अगर आपकी क्राउडिंग ऑफ द सेल्स हो जाए बहुत ज्यादा और उसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि पेपिलरी प्रोजेक्शन बनी हुई है, तो उसके नीचे कभी भी उसका कोर फाइब्रोवैस्कुलर नहीं होगा। फाइब्रोवैस्कुलर कोर का मतलब है कि उसके नीचे एक बाकायदा तौर पे फाइबर्स और ब्लड सप्लाई का सिस्टम स्टेब्लिश नहीं होगा, अगर वो खाली क्राउडिंग ऑफ द सेल्स की वजह से था, जैसा ग्रेव्स डिजीज में हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, पेपिलरी कार्सिनोमा में बाकायदा तौर पे पेपिल्ले बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपको मिलेंगे ग्रॉस अपीयरेंस में, अगर ये एक फॉलिकल है तो वेल फॉर्म्ड पेपिल्ले, और उनके अंदर बाकायदा एक आपको वेसल मिलेगी, कुछ थोड़ा सा आपको कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा, जिसका मतलब होता है कि एक फाइब्रोवैस्कुलर कोर उसके अंदर है, जिसका मतलब है कि ये बाकायदा एक पेपिल्ला बना हुआ है और उसकी लाइनिंग ज्यादातर लो क्यूबॉइडल एपिथेलियम से ही होती है। अब जो एपिथेलियम इसको लाइन कर रहा है डिपेंड करता है कि कितना एनाप्लेजिया आया हुआ है। वो बिल्कुल नॉर्मल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जैसा भी हो सकता है और वो हाईली एनाप्लास्टिक हो सकता है जिसमें लॉस ऑफ साइज एंड शेप और सब कुछ ऐसा हुआ हुआ, लेकिन ब्रांचिंग पेपिल्ले विद फाइब्रोवैस्कुलर कोर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बात है। ठीक है, अच्छा, अब उसके जो एपिथेलियम के सेल्स है, मतलब जो इस पेपिल्ले को एपिथेलियम, अब उन सेल्स की अगर बात करते हैं तो सेल्स का कुछ ऐसा होता है कि इनके न्यूक्लियस के अंदर ना क्रोमेटिन, नॉर्मली तो हमें ऐसे करके क्रोमेटिन मटेरियल नजर आता है, इनका क्रोमेटिन इतना फाइनली डिस्पर्स्ड होता है, मतलब दूर 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 के ऐसा लगता है कि सेल अंदर से खाली है, क्रोमेटिन मटेरियल नजर ही नहीं आता, इतना फाइनली। आप अगर एक चीज को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके दूर दूर फैला दोगे तो वो चीज ऑलमोस्ट गायब हो जाती है। ठीक है, तो हमें इतना क्लियर उसका साइटोप्लाज्म और ये सॉरी कह रही न्यूक्लियस नजर ही नहीं आता है, ऐसा लगता है कि सेल खाली है,
तो इसलिए उसकी जो अपेयरेंस आती है उसको हम कहते हैं ग्राउंड ग्लास या ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियाई अपेयरेंस, ठीक है। तो ये आपने नाम याद रखना, ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियाई ग्राउंड ग्लास अपेयरेंस, एम्प्टी अपेयरेंस उसका लग रहा होता है ड्यू टू द फाइन डिस्पर्शन ऑफ क्रोमेटिन, इसलिए हम कहते हैं। फिर क्या होता है कि इसके साइटोप्लाज्म से ना, ये सेल्स की हम बात करें, एक सिंगल सेल की साइटोप्लाज्म जो है ना वो अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा सा इन्वेजिनेटेड होता है। अब आप मुझे बताएं कि हम एक बहुत माइक्रोस्कोपिक चीज है सेल, उसको भी हम अंदर से देखने की कोशिश करें तो ज़ाहिर हमें ऐसे ही लगेगा ना कि दूर से अगर हम देखें और साइटोप्लाज्म यहाँ से सपोज इधर अंदर इमेजिनेट हुआ हुआ है, तो अगर मैं इस चीज़ को दूर से देखूं, अगर ये मेरे पास मैं इतना छोटा सेल बनाऊं और दूर से ऐसे करके चीज देखूं, तो ऐसे ही लगेगा ना मुझे कि सेल के अंदर कुछ पड़ा हुआ है। अब मुझे यहाँ से तो नहीं समझ में आ रही कि ये तो साइटोप्लाज्म है जो अंदर इमेजिनेट हुआ हुआ है, तो ऐसा लगता है कि सेल के अंदर कुछ पड़ा हुआ है, उसको हम कहते हैं सूडो इंक्लूजन्स। मतलब असल में सेल के अंदर कुछ भी नहीं है, असल में सेल का अपना ही साइटोप्लाज्म है जो ऐसे करके अंदर गया हुआ है, लेकिन दूर से हमें देखने में ऐसा लगता है सेल के अंदर कुछ पड़ा हुआ है। तो सूडो इंक्लूजन्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक एंड पैथोग्नोमोनिक साइन फॉर योर पेपिलरी कार्सिनोमा। मैं इसमें टाइम ज्यादा इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि आपकी मॉर्फोलॉजी सबसे ज्यादा आती है और आपसे बहुत ज्यादा पूछते हैं और आपने सारे पॉइंट्स लिखने होते हैं। सबसे पहले ग्रॉस लिखना है, फिर ब्रांचिंग पेपिला विद फाइब्रोवास्कुलर कोर है, फिर ग्राउंड ग्लास या और फिर एनियाई न्यूक्लियर है। सूडो इंक्लूजन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास ये होता है कि आपके सेल्स में ना, कुछ सेल्स में आपको मिलती हैं थोड़ी थोड़ी सी कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम की डेपोजिशन। वो बेसिकली इसी वजह से होते हैं कि आपको पता है 7 पैराफोलिकुलर सेल्स भी हैं, वो कैल्शियम सिक्रीट कर रहे हैं, 7 कैंसरस फॉर्मेशन हो रही है, इस वजह से कुछ कैल्शियम सेल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो वो कैल्शियम सिक्रीशंस जो कैल्शियम कॉन्क्रीशंस, कैल्शियम की एक्यूमुलेशन जो सेल के अंदर हमें मिलती है उसको समोमा बॉडीज कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सूडो इंक्लूजन्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम ये तो होगी इसकी जो अपेयरेंस हमें माइक्रोस्कोप में नजर आएगी। अगर हम इसकी इन्वेजन की और इसकी जो स्प्रेड की बात करते हैं तो लिम्फेटिक इन्वेजन इसकी बहुत ज्यादा होती है। मतलब पेपिलरी कार्सिनोमा जब डायग्नोस होते हैं तो 50% ऐसे ही होते हैं जो कि लोकल लिम्फ नोड्स तक जा चुके होते हैं। आपके नेक के नोड्स जो है, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, वहां तक तो अक्सर ही चले जाते हैं। लेकिन जो हेमाटोजीनस स्प्रेड है ना, इनकी ब्लड के थ्रू स्प्रेड, वो बहुत ही कम है, और होगी तो वो लंग्स तक होती है मैक्सिमम, लेकिन वो बहुत कम, वो भी बहुत कम केसेस में, ज्यादातर ये आपके लिम्फ नोड्स तक ही रहते हैं। अच्छा, फिर हमने ये देखा है कि असल में एक वेरिएंट होता है जिसको हम कहते हैं इनकैप्सुलेटेड फॉलिकुलर वेरिएंट। उसमें होता ये है कि कहने में वो बिल्कुल फॉलिकुलर कार्सिनोमा जैसा होता है। फॉलिकुलर कार्सिनोमा से मुराद ये है कि वो ऐसा होगा कि उसके सेल्स में पेपिल्ले हमें इतने क्लियर नजर नहीं आएंगे। मतलब उसमें आपको ऐसा लगेगा कि जिस तरह एक फॉलिकुलर कार्सिनोमा है ना, मैं अभी आपको उसके फीचर्स बताती हूँ, वैसे ही उसके फीचर्स होंगे, लेकिन उसके जो सेल का माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है ना, उसमें हमें ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, सूडो इंक्लूजन और समोमा बॉडीज मिलेंगी। तो ये 3 चीजें तो बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक पेपिलरी कार्सिनोमा की हैं, लेकिन पेपिल्ले नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से हम उसको कहते हैं फॉलिकुलर वेरिएंट ऑफ पेपिलरी कार्सिनोमा, क्योंकि उसके सेल्स पेपिलरी कार्सिनोमा जैसे हैं और बाहर से वो फॉलिकुलर कार्सिनोमा जैसे। तो ये एक बड़ी ही कॉमन वैरायटी है जो पेपिलरी कार्सिनोमा की होती है, और फॉलिकुलर में भी इसको लिखते हैं हम, ठीक है, दोनों चीजों को। अब पेपिलरी कार्सिनोमा के बारे में आपने एक बात याद रखनी है कि ये वेल इनकैप्सुलेटेड भी हो सकता है, यानी एक बाकायदा कैप्सूल के अंदर भी हो सकता है, और ये इन्वेसिव भी हो सकता है जिसका कोई कैप्सूल नहीं है। ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मैं आपको फॉलिकुलर कार्सिनोमा बताऊंगी तो फॉलिकुलर कार्सिनोमा कभी भी वेल इनकैप्सुलेटेड नहीं होता, नॉट वेल इनकैप्सुलेटेड। और यही चीज होती है जो फॉलिकुलर कार्सिनोमा को उसकी एडिनोमा से डिफरेंशिएट करती है, कि इसके गिर्द एक बाकायदा कैप्सूल कभी भी नहीं होगा। जबकि पेपिलरी कार्सिनोमा एक ऐसा कार्सिनोमा है जिसके इर्द गिर्द एक बाकायदा कैप्सूल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं तो ये कोई खास फंक्शनल नहीं होते, मतलब ये थायराइड हार्मोन को इतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करते, सिर्फ एक छोटा सा आपका नोड्यूल बन जाता है गर्दन के इर्द गिर्द। डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा एक्सटेंड करते हैं एज पे, और एक्स्ट्रा थायराइडल एक्सटेंशन और डिस्टेंट मेटास्टेसिस पे इसकी प्रोग्नोसिस डिपेंड करती है। लेकिन ज्यादातर इसकी प्रोग्नोसिस 10 साल की अच्छी होती है, क्योंकि ये हेमाटोजीनस स्प्रेड नहीं करता, ये डिस्टेंट मेटास्टेसिस बहुत देर से करता है, ज्यादातर ये लोकल मेटास्टेसिस ही करता है, लिम्फ नोड्स में करता है, ठीक है। और इसका कोई जो है वो क्या कहते हैं, और ज्यादा फंक्शनल भी नहीं होता ना, हार्मोन भी नहीं ज्यादा प्रोड्यूस करते, इसलिए ज्यादा सिवियर इफेक्ट्स नहीं आते। आपने इसकी मॉर्फोलॉजी को ऐसे हिफ्ज कर लेना बहुत अच्छा सा। अब हम कहते हैं फॉलिकुलर कार्सिनोमा की मॉर्फोलॉजी। तो फॉलिकुलर कार्सिनोमा में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आती है ना आपके एग्जाम में, वो ये आती है कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट फॉलिकुलर एडेनोमा फ्रॉम फॉलिकुलर कार्सिनोमा। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है ऑन मॉर्फोलॉजी, क्योंकि वो उन्हें ज़ाहिर हमसे डिफरेंसेस नहीं पूछने होते, वो हमसे कह रहे होते हैं कि अगर हम देखते हैं ऑन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर, वो पूछना चाह रहे होते हैं कि हम किसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो फॉलिकुलर एडेनोमा इज ऑलवेज वेल इनकैप्सुलेटेड, क्योंकि वो बिनाइन है, वो हमेशा वेल इनकैप्सुलेटेड होता है। एंड फॉलिकुलर कार्सिनोमा इज नेवर वेल इनकैप्सुलेटेड। अब इसमें यही बात है कि फॉलिकुलर कार्सिनोमा के ना 2 तरह के अंदर, इसके अंदर वेराइटीज आती हैं। एक तो वो वैरायटी होती है जो वाइडली इन्वेसिव होती है, और वो वैरायटी ही ज्यादा कॉमन है, और एक वो होती है जो मिनिमली इन्वेसिव होती है। इन्वेसिव हर सूरत में होगी, इन्वेसिव का मतलब है कि कैप्सूल तो उसका कभी भी नहीं होगा,
एक मिनिमली इन्वेसिव। जो वाइडली इन्वेसिव है उसको तो हम जब देखते हैं ना उस पे बायोप्सी के स्पेसिमेन में, तो हमें आराम से समझ आ जाता है कि यार इसकी इन्वेजन बहुत ज्यादा है, तो ये डेफिनेटली कार्सिनोमा ही है, इसका कैप्सूल नहीं है, इरेगुलर मार्जिन है, तो जाहिर है कार्सिनोमा है। लेकिन ये जो मिनिमली इन्वेसिव होती है, जो बहुत थोड़ी इन्वेजन करी होती है, सपोज मेरा ये ग्लैंड है और एक मेरा यहाँ पर कैंसर बन रहा है, वो बहुत थोड़ा सा उसके इरेगुलर मार्जिन है, थोड़ा सा इन्वेडेड है, तो मुझे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उसको डिफ्रेंशिएट करने में एडेनोमा में। फिर हम उसको उसके लिए हमें बहुत अच्छी वाली उसकी बायो जो हिस्टोलॉजी है, जब हमारे पास हिस्टोपैथोलॉजिकल स्पेसिमेन आता है तो उसको बहुत अच्छी तरह हमें देखना पड़ता है, तब हमें समझ में आता है कि यस दिस इज मिनिमली इन्वेसिव टाइप ऑफ थिंग और इसके कैप्सूल नहीं है, तो हम उसको फॉलिकुलर कार्सिनोमा बताते हैं। बताने का मकसद ये था कि ऐसी वेरिएंट्स भी होते हैं इसके अंदर जिस जो बहुत थोड़े इन्वेसिव होते हैं, लेकिन ये बात याद रखनी है, जो डिफरेंस है इसका वो ये है कि इट विल ऑलवेज बी इन्वेसिव, इट विल नेवर बी इनकैप्सुलेटेड। ठीक हो गया। अगर इसकी ग्रॉस पिक्चर की बात करते हैं तो वो कोई इतनी खास नहीं होती, मतलब जैसे एक नॉर्मल कैंसर है, साइज इंक्रीज है, ग्रे वाइट से कलर का, वैसे ही होगा। इसकी मॉर्फोलॉजी में यू कैन फाइंड, अब वही बात है कि फॉलिकुलर कार्सिनोमा फॉलिकल्स से ही अराइज कर रहा है, और क्या हो रहा है कि मजीद नए से नए फॉलिकल्स बन रहे हैं। अगर ये मेरा ग्लैंड और यहाँ पर एक कार्सिनोमा बनता जा रहा है तो इसमें ज्यादा सारे फॉलिकल्स ही होंगे, और उन फॉलिकल्स का जो एपिथीलियम है वो वही बात है, डिपेंड करता है कि बिल्कुल नॉर्मल क्यूबॉइडल एपिथीलियम से मिलता जुलता भी हो सकता है जैसा बाकी एक नॉर्मल ग्लैंड के अंदर होता है, और हाईली एनाप्लास्टिक भी हो सकता है, यानी कि हाईली उसमें सेल साइज में और शेप में और बाकी चीजों में डिफरेंशिएशन आ सकती है। इवन हमें जो हमने हर्थल या ऑक्सीफिल सेल्स पढ़े थे ना उसमें एडिनोमा में, हर्थल सेल्स वो वाले सेल्स से मैंने कहा था जो बहुत ज्यादा पिंक कलर के होते हैं और जिनका ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म होता है, वो सेल्स होते हैं, वो भी हमें यहाँ पर मिल सकते हैं। लेकिन वही बात है कि ये सारी की सारी चीज डिपेंड करती है कि कितना एनाप्लेजिया कैंसर में डेवलप हो चुका है। लेकिन जो फॉलिकुलर कार्सिनोमा है वो हमेशा नए फॉलिकल्स बनाएगा, और वो फॉलिकल्स सिमिलर होंगे देखने में दूर से एज टू द ये वाले फॉलिकल्स जो नॉर्मल ग्लैंड के फॉलिकल्स होते हैं। जब हम उन्हें करीब से माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये तो एनाप्लास्टिक सेल्स है और ये कार्सिनोमा के सेल्स है। ठीक है। कार्सिनोमा और एडिनोमा का डिफरेंस बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये वाला जो इसके क्लिनिकल फीचर्स में है ना, ये मैक्सिमम आपका सॉलिटरी होता है, पहली बात ये भी याद रखनी है, और इट इज अ कोल्ड नोड्यूल। कोल्ड नोड्यूल का वही मतलब है कि जो T3 जब हम उसको रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक का टेस्ट करेंगे तो ये आयोडीन नहीं लेगा या बहुत थोड़ी लेगा, उसको कोल्ड नोड्यूल कहते हैं। और ये बात होती है कि ये ज्यादातर नॉन फंक्शनल ही कैटेगरी में आता है। लेकिन इसका उससे डिफरेंस ये भी है दूसरा कि ये हेमाटोजीनस स्प्रेड बहुत जल्दी करता है, और लिम्फेटिक लोकल जो स्प्रेड है वो इसकी अच्छी नहीं होती। मतलब ये अगर आपको मिलेगा तो बहुत जल्दी ये लंग, लिवर और बोन में स्प्रेड कर चुका होता है। ये याद रखना, ये भी आपका एमसीक्यू का सवाल आता है कि कहाँ पर आपका ज्यादा कैंसर फैलता है, तो लंग, लिवर और बोन्स में इसकी स्प्रेड होती है और बहुत जल्दी हो जाती है, उसकी नहीं होती थी। ठीक है। तो ये बातें आपने इसमें याद रखनी है। अभी बाकी अगले पार्ट में करेंगे, तो कोई मसला हो कि ना। थैंक यू।